feels ameliorated when swallowing. Empty हम्म, feeling in stomach, not ameliorated by eating. Cough, हम्म, aggravated the more he coughs. Cough on हम्म, standing still during a walk. हम्म, Spasmodic laughter from grief. Sexual desire with impotency. Thirst during a chill. हम्म, No हम्म, thirst in fever. The color changes in face when at rest. राइट। अब इसमें मेन पहली लाइन उसने क्या लिखी है? कॉन्ट्रडिक्शन। क्या होती है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब किस चीज को लेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन? सर किसी भी बात का एकदम से उल्टा। उल्टा। मतलब जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ऑपोजिट। राइट। तो हमें ये भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, या क्यों है उसमें बेसिकली। राइट। तो यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक मिनट मैं खोल के देता हूँ, रुको। देखो कहते हैं उसने पहले इसको बोल्ड किया है, द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शंस। राइट। देन द रोरिंग इन द ईयर अमिलियोरेटेड बाय द म्यूजिक। क्या मतलब, क्या है इसका? क्या कहना चाहता है? देखो दोबारा से ध्यान से। सोर थ्रोट फील्स अमिलियोरेटेड व्हेन swallowing. Empty feeling in the stomach not ameliorated by eating. Cough aggravate the more he coughs. Right. Cough on standing still during a walk. Spasmodic laughter from grief. Sexual desire with impotency. Thirst with chill. On thirst in the fever, the color changes in the face when at rest. इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप? एक तो सर है कि, हाँ बोलो बच्चे। नहीं सर, मैं वो बता रही थी कि क्या। हाँ बता बता। सर ये जो आपने बोला, ये जो सिम्टम्स बोले, इसका कहने का मतलब है कि जिस चीज से उसको एलिमेंट्स होगी वही चीज हम्म, पेशेंट को रिलीफ दे रही है उस। हम्म, जैसे आपने कहा एम्प्टी स्टमक है तो खाना खाने से हमें एमुलरेट होना चाहिए, पर उसे एग्रावेट हो रहा है। जैसे सोर थ्रोट हम्म, है तो सोर थ्रोट में स्वेलिंग करने से एमुलरेशन, हम्म, सोर थ्रोट में स्वेलिंग करने से एग्रावेशन होती है, बट उसे एमुलरेशन मिल रही है। कफ राइट। करने जैसे कफ में कफ करने से एग्रावेशन होती है, पर उसे एमुलरेशन मिल रही है। मतलब उसे और खारिश होने से एमुलरेट हो रहा है। यही राइट राइट कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। राइट। अब ये हमें सोचना चाहिए ऐसा इग्निशिया में होता क्यों है? क्या कारण, क्या है इग्निशिया में? डॉक्टर साहब दसोगे? कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों होती हैं? हम्म। क्यों हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? दोनों। नॉर्मली क्या है, इन नॉर्मली हेल्दी कंडीशन जब भी होएगी, देखो हमारे में जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे में दो चीजें मेन सिस्टम जो चलते हैं, जो हमें रूल करते हैं, वो कौन से रूल करते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। राइट। ये दो चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, रूल करती हैं, हमारा सारे सिस्टम को चलाती हैं। एक है जिसमें, जिसका काम है फाइट एंड फ्लाइट। राइट। सिंपैथेटिक का। दूसरे का काम क्या है? दूसरे का काम है रेस्ट देना, सिस्टम को काम डाउन करना, डाइजेशन। राइट। हार्ट बीट को रेगुलेट करना, वो सारे काम उसके हैं, उस सिचुएशन के, पैरासिम्पैथेटिक के। तो नॉर्मली ये अलग अलग काम करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अलग अलग काम करेगी, ऑल्टरनेटली काम करेंगी इन नॉर्मल कंडीशन। पर यहां पर क्या है इग्निशिया में? इग्निशिया में ऐसे लेके चलो कि जैसे दोनों चीजें इकट्ठी फायर हो रही हैं, दोनों चीजें इकट्ठी स्टिमुलेट हो रही हैं। राइट। वो मैं आगे आपको जाके समझाता हूँ कि क्यों वो स्टिमुलेट हो रही हैं और वो कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं।
देन यही सिम्टम हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि उसका रियल कारण क्या है, वो आ कहाँ से रहा है पीछे से। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है। सो कॉन्ट्रडिक्शन की जो जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम पेशेंट को कह देते हैं, जहाँ इन केस खुद देखते हैं कि अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, हम देखते हैं कि यार जो अंदर की लड़ाई है, जो अंदर की अपनी अंदर की आत्मा की, सोल की, हमारी मेंटल स्टेट की, इमोशन की, उसकी जो लड़ाई है, जब वो हम उसको नहीं रेगुलेट कर पाते तो शरीर भी लड़ने लगता है और ऑटोइम्यून डिजीजेस वैसे रिएक्ट करती हैं, राइट। वैसे ही जो अंदर का स्ट्रगल है, अंदर की इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है, वही इसके सिस्टम में जा रही है। अब इसके अंदर की स्ट्रगल क्या है, क्या स्ट्रगल है इसकी, जो हमेशा से है। सर जो इसकी फैंटेसीज है या कुछ भी इसने सोचा हुआ है वो चीज अगर बाहर से नहीं उसे वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा तो बिल्कुल वो भी ठीक। उस चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। हाँ, अब जैसे हम इसमें पढ़ते हैं अनरिक्वेटेड लव, इसमें वो प्यार जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, वो चीज जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती, राइट। सो इग्निशिया बेसिकली एक एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है कॉन्ट्रडिक्शन का। जैसे कि जब मैं देख रहा था इसको कि इग्निशिया फील्स डीपली, वो हर चीज को बहुत डीपली फील करती है, राइट। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हम इसको गलत रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन हिस्टेरिकल। तो हम मिस कर देते हैं कि जो हमें बंदा सामने हिस्टेरिकल नजर आ रहा है तो हम उसको इग्निशिया दे देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कैंट ने भी लिखा हुआ है। अब जब अच्छे से हम डिस्कस करेंगे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इग्निशिया रियल हिस्टेरिकल नहीं है। बेसिकली वो फील ही इतना डीपली करती है, वो फील ही इतना ज्यादा करती है, तो बॉडी उसकी वैसे रिस्पॉन्ड करती है जो देखने में हमें हिस्टेरिकल लगती है। शी इज नॉट लाइक मॉस्कस, शी इज नॉट लाइक एस्पर्टिडा, शी इज नॉट लाइक नक्स मॉस्केटा। तो इग्निशिया में क्या है, ये बहुत डीपली फील करती है मगर एक्सप्रेस नहीं करती। तो ये वहीं अपने आप को डिफाई कर रही है, राइट। उसको रिलीफ चाहिए, बट शी रेजिस्ट ब्रेकिंग डाउन। वो चाहती है रिलीफ, वो चाहती है उस चीज को ब्रेक करना, मगर वो उस दीवार को, उस डोर को ओपन नहीं कर रही है एट द सेम टाइम, राइट। शी वांट कनेक्शन, वो कनेक्शन चाहती है किसी से, मगर साइलेंस में रहना चाहती है, वो उसको ओवरकम नहीं करना चाहती उस चीज को जो अंदर है। शी कैन क्राई विद इन, वो अंदर से रो रही है और बाहर से स्माइल कर रही है। तो ये जो इनर पोलैरिटी है जो उसमें एग्जिस्ट करती है, उसका एक हिस्सा कह रहा है कि सरेंडर कर दे, मगर दूसरा उसको ऑर्डर कर रहा है कि नहीं, कीप ए कंट्रोल, राइट। ये दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। सो देयर इज ए क्लैश बिटवीन फीलिंग एक तरफ है, दूसरी तरफ रिप्रेशन, और ये प्रेशर क्रिएट करता है, ये चीज प्रेशर क्रिएट करती है उसके अंदर, राइट। तो नॉर्मली इन द नॉर्मल कंडीशन ओवर नर्वस सिस्टम, क्योंकि अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल पैदा करता है और कौन सा जो हमें रिलैक्स करने को कहता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। रिलैक्स और पैरासिम्पथेटिक से होंगे हम और राइट, सिंपथेटिक। कंट्रोल। यस। सिंपैथेटिक हमें क्या कहता है, यू हैव टू कीप कंट्रोल इन दिस एक्यूट सिचुएशन, राइट। और वही डर होता है कि ये कंट्रोल मेरा लूज ना कर जाए। तो अगर इसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो इग्निशिया की, तो आपको क्या मिलेगा, एक ही टाइम पर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों के सिम्टम आ रहे हैं इसमें, दोनों के। इसका मतलब इसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टुगेदर फायर कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे फायर कर रहे हैं, राइट। इसीलिए बॉडी क्राई करना चाहती है, बॉडी उसको क्राई आउट करना चाहती है और रिलीज करना चाहती है, रिलैक्स होना चाहती है, जो पैरासिम्पैथेटिक का काम है, राइट। मगर उसका माइंड उसको होल्ड करके रख रहा है, उसका माइंड कह रहा है टू कीप कंट्रोल, राइट, टू बी कंपोज्ड। ये सिंपैथेटिक का है। तो यहां पर प्रॉब्लम है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक एन एक्टिव रिस्ट्रेन। ये एक एक्टिव रिस्ट्रेन है, मतलब उसने खुद डिसाइड किया है ये रिस्ट्रेन, और जिसके कारण ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और यही प्रेशर बाहर जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है? नहीं तो मैं दोबारा से बताऊं। सर रिपीट कर दो एक बारी। दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो इसको। नॉर्मली हमने अभी देखो सिम्टम्स हमने क्या क्या पढ़े। इग्निशिया फील करती है डीपली, एक्सप्रेस नहीं करती है। शी वांट टू रिलीव, पर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहती है, राइट। उसका इनर पोलैरिटी क्या है,
कि वो एक तरफ वो सरेंडर करना चाहती है अंदर से, उसको कोई चाहिए जिससे वो बात कर सके, दिल खोल सके, अंदर की डिजायर वो है, राइट। मगर उसको कर नहीं पाती, इसलिए हम रुब्रिक क्या पढ़ते हैं, क्राई कैन नॉट। ये नहीं है वो रोना नहीं चाहती, वो ये नहीं है डोंट वांट टू क्राई, क्राई कैन नॉट, मतलब रोना रोया जा नहीं रहा उससे। तो इसका मतलब क्या है, एक ही टाइम पर दो चीजें चल रही हैं उसमें, एक उसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है उस सिचुएशन में, राइट, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, मगर दूसरी ही साइड वो रिलैक्स होना चाहती है, रोके कि एक बार अगर वो खुल के रो पड़ेगी वो रिलैक्स हो जाएगी, सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए हम इग्निशिया में क्या पढ़ते हैं, लिप स्टिफ हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मसल टाइट हो जाते हैं, फेस के मसल्स टाइट हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ उसका माइंड उसको कह रहा है कि टू कीप कंट्रोल, कि सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये सिंपैथेटिक का काम है, ये वाला। तो रिलैक्स वाला जो सिम्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है। सो बॉडी कहती है तू रोले और रिलैक्स हो जा, पैरासिम्पैथेटिक। उसका माइंड कहता है टू होल्ड ऑन, टू स्टे कंपोज, भाई रुक जा, नहीं, तूने अपना ये पार्ट शो नहीं करना है, वो सिंपैथेटिक का काम है। तो इग्निशिया में ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम चल रही हैं, इसीलिए ये पैराडॉक्सिकल है। तो हमें जो बाहर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, जहां बाहर जो हमें हिस्टेरिकल नजर आता है, उसके पीछे का कारण ये दोनों सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम एक साथ मूव कर रहे हैं, ये उसका रिजल्टेंट है, राइट। सो उसकी बॉडी फॉल करना चाहती है पैरासिम्पथेटिक रिलीज में। पैरासिम्पथेटिक रिलीज क्या होता है, रो पड़ना, राइट, रो के रिलैक्स हो जाना, बॉडी उसमें जाना चाहती है। पर उसका माइंड क्या कह रहा है, माइंड उसको टूटने नहीं दे रहा। सो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, डीप डीप डाउन इस जगह पर कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और यही सारी एक्सप्रेस हो रही है, जैसे कि एम्प्टी स्टमक बट नो एपेटाइट, राइट। दूसरी तरफ क्या आ रहा है, थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन पर स्वेलोइंग गिव्स रिलीफ। तीसरा फॉर एग्जांपल कफ आ रही है, पर जितना कफ करेगी वो उतना ही ज्यादा आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी सर। किसी को नहीं समझ आया फिर बताओ। सर जो आपने मसल स्टिफ वाला बताया वो किससे रिलेट करके बताया, वो नहीं पता चला। आगे जाके आएगा सारा, चिंता मत कर। ओके सर। कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी सर, आगे वो जाके आ मैं गया। आपको बताता हूँ मैं क्यों कहना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर, मैं बताता हूँ आपको, पर ये समझ आना चाहिए। अगर समझ आ जाएगा तो सारा कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब मैंने आपको क्या बोला, दोनों चीजें सेम टाइम पर चल रही हैं। जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन है पैरासिम्पथेटिक की, जब वो स्टिमुलेट होएगी तो वो क्या करती है, क्या करती है वो, इनहिबिट करेगी। किस चीज को? मतलब सर रिलैक्स कर देगी फंक्शन, या लाइक विसरास को के फंक्शन को इनहिबिट करेगी, रोकेगी। हम्म। हार्ट रोकेगी को कि करेगी, बढ़ाएगी? हार्ट को कंट्रोल करेगी सर। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में जब फॉर एग्जांपल वेगल टोन सेट इन होती है तो वो क्या करती है नॉर्मल कंडीशन में? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है आई थिंक। और और नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्टमक बट नो एपेटाइट, अगर इसको हम सामने रखें तो ये एम्प्टी स्टमक जो फीलिंग होती है, हमें कब होती है एम्प्टी स्टमक फीलिंग? सर जब हमें भूख लगती है। कब लगती है, क्या होता है, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा है, कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो लिप्टन करके था सर। अरे लिप्टन तो वो, रोकता है उसको। हाँ वो रोकेगा। नॉर्मली जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो डाइजेशन की मूवमेंट को रोकेगा, वो हंगर को डाउन करता है वो, राइट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ाता है, एसिड सिक्रीशन बढ़ाएगा, राइट। जब गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ेगी, एसिड सिक्रीशन बढ़ेगी, तो क्या आएगा, जो हंगर सेंटर है हाइपोथैलेमस में वो एक्टिवेट हो जाएगा,
जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। सर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस रिलीज होने लग जाएंगे हमारी स्टमक से। रिलीज होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले सिम्टम क्या आएगा? हॉलो फीलिंग। तभी हमें खाली लगना शुरू होता है ना, तभी हमें भूख लगती है। अगर फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहे, इसीलिए कहते हैं ना कि जब फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, जहाँ स्ट्रेस है तो उसमें भूख नहीं लगती, राइट। मगर इस कंडीशन नॉर्मल में क्या है, अगर पैरासिम्पैथेटिक ओवरराइड कर रहा है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ेगी, राइट, रिफ्लक्स आएगा, उसमें एसिड की रिलीज होएगा, मूवमेंट मोटेलिटी बढ़ेगी, तो हमें खाली फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी हंगर की। तो उस समय हंगर की नॉर्मल फीलिंग है। तो नॉर्मली हम भी कुछ भी अगर खाएंगे तो हमें रिलीफ फील होएगा। रिलीफ कैसे फील होएगा? जैसे ही हम कुछ खाएंगे तो क्या हार्मोन सिक्रीट होता है? एनीबॉडी? लेप्टिन, जो अभी बताया तुषार ने। तो लेप्टिन हमारे ब्रेन को बोलेगा कि जितना खाया है बस ठीक है, अब पेट भर गया, तो हंगर का इंपल्स खत्म हो जाएगा। पर हंगर का हार्मोन कौन सा होता है? ग्रेलिन। ग्रेलिन, राइट। अब ये ग्रेलिन का क्या है? ग्रेलिन क्या करता है? ये हंगर का हार्मोन है। मगर यहां पर अब इसको नजर में रखो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर एक बार समझ आ गया तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगले वाले अपने आप समझ आते रहेंगे। सो एक तरफ इसका पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? इसको एम्प्टी फीलिंग दे रहा है स्टमक में। दूसरी तरफ क्या कर रहा है? जो इसका हाइपोथैलेमस है, क्योंकि इसका स्ट्रेस सर्किट एक्टिव है, किसके कारण? इट कैन बी ड्यू टू ग्रीफ, इट कैन बी ड्यू टू एंजाइटी और गिल्ट। वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, वो कॉर्टिसोल को कर रहा है, वो एड्रेनलिन को कर रहा है। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होएगा? जो ग्रेलिन है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सिंपैथेटिक टोन द अपर जीआईटी, गैस्ट्रिक स्पैज्म आना शुरू हो जाएगा, मोटेलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो सोलर प्लेक्सस है वो टाइट हो जाएगा। इसीलिए इग्निशिया में यहां पर नॉट जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल गॉन एम्प्टी सेंसेशन, जो उसको लग रही है हंगर वाली, मगर जो खाने की डिजायर है वो खत्म हो गई। आर यू गेटिंग इट? पैरासिम्पैथेटिक उसको ऑल गोन सेंसेशन दे रहा है, पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके जो हंगर के रिफ्लेक्सेस है, जो उसका हार्मोन है, उसको टोन डाउन कर रहा है, उसकी जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है, मोटेलिटी है, उसको डिक्रीज कर रहा है। और इसलिए इन स्पाइट ऑफ द हॉलो फीलिंग, जो उसका हंगर का स्विच है वो ऑफ है, राइट। सो यहां पर जो खाना है उस वॉइड को फिल नहीं कर सकता, चाहे अगर वो खा भी लेगी तो वो खालीपन जाएगा नहीं, राइट, क्योंकि बॉडी नहीं हंग्री है, उसका हार्ट हंग्री है। यहां पर ये समझने वाली बात है कि बॉडी हंग्री नहीं है, उसका हार्ट हंग्री है। और हार्ट कहां से ट्रिगर दे रहा है? हार्ट उसको ट्रिगर दे रहा है उसके हाइपोथैलेमस को, थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर एक ही टाइम पर दो चीजें ट्रिगर हो रही हैं, एक उसका सिंपैथेटिक, एक उसका पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ऑल गॉन सेंसेशन दे रहा है क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स, एसिड प्रोडक्शन दे रहा है, मोटेलिटी इंक्रीज कर रहा है। पर दूसरी तरफ ड्यू टू द ग्रीफ, एंजाइटी और गिल्ट, उसका स्ट्रेस सर्किट एक्टिवेट हो रहा है, वो उसके जो हंगर का जो हार्मोन है उसको डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए एट द सेम टाइम दोनों चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं। आर यू गेटिंग इट? बताए, अगर नहीं समझ आया तो हम दोबारा से डिस्कस करते हैं उसको। सर बता दो एक बारी दोबारा। पहले बता क्या समझ आया। सर समझ में ये आया कि जैसे वो हंगरी है तो उसका पहले पैरासिम्पथेटिक एक्टिव है, हम्म। तो उसकी वजह से उसको हंगर वगैरह फील हो रही है। हाँ हाँ लेकिन सिंपैथेटिक जो है उसकी वो वाली चीज को टोन डाउन कर रहा है, उसको कम कर रहा है। हाँ हाँ। तो अगर वो कुछ खा भी लेगी तो उसको कुछ मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे को कुछ एमिलोरेट हुआ, क्योंकि उसकी अमेलोरेट हुआ। जैसे आपने बताया कि उसको बॉडीली भूख नहीं है, उसको वो ही कि स्ट्रेस में है वो, उसको सिर्फ बॉडीली भूख नहीं है उसकी, सिर्फ बाकी चीजों की वजह से वो ठीक नहीं हो पाएगा उसका। हाँ, उसका हार्ट बुक है, राइट। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सिम्टम है थ्रोट की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है,
पर स्वेलिंग रिलीफ देता है, सिम्टम है ना। हाँ जी क्यों सर। देता होगा, स्वेलिंग क्यों रिलीफ देता होगा, और कंस्ट्रिक्शन क्यों होती होगी, इसमें सिम्टम क्या आता है। ग्लोबस हिस्टेरिकस पढ़ते हैं ना हम, क्या है वो। फिर उसे ऐसे लंप लाइक feel होता है। सेंसेशन होती है थ्रोट में। लंप लाइक सेंसेशन होती है थ्रोट में, क्यों होती होगी। क्यों आते होंगे ये सिम्टम। एक स्टेप नीचे जाना शुरू करो कि ऐसा क्यों होता होगा। स्ट्रेस वर्क करेगा, सपोज हम कहते हैं कि स्ट्रेस वर्क करता है, स्ट्रेस के कारण होता है, पर स्ट्रेस ने वर्क फिजियोलॉजी के थ्रू ही करना है। अगर वो हमें पता होगा तो ट्रस्ट बढ़ जाता है हमारा मेडिसिन में, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे होता हुआ। सर सोचो वो क्या होगा। थ्रोट के मसल स्पैज्म हो सकते हैं, या फिर हम्म। वो जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स आ सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। पहली वाली बात ठीक है, जो थ्रोट है उसके स्पैज्म आ जाएंगे, राइट। माइक्रो स्पैज्म आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, नेचुरली लेरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स में। अगर उसमें स्पैज्म्स आते हैं तो ही ये हमें फील होता है। पर स्पैज्म्स क्यों आ रहे हैं, कौन सी नर्व है जो इन मसल्स को कंट्रोल करती है। सेकेंड ईयर। एनीबॉडी। बोलो बोलो। सिंपल है, कौन सी नर्व है, सर्च करो। ग्लोबस हिस्टेरिकस कब आएगा, स्ट्रेस कंडीशन में आएगा ना। तो ग्रीफ नॉर्मली क्या है, इग्निशिया में क्या होएगा, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट और सप्रेस्ड क्राइंग। ये किसको स्टिमुलेट करेगी, ये लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी। लिम्बिक सिस्टम जो स्टिमुलेट होएगा तो क्या होएगा, हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा वेगस नर्व के ऊपर। वो अकेला वेगस को नहीं कंट्रोल कर रहा है, वो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ड्यू टू द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व तो क्या हो रहा है, बॉडी वांट टू क्राई, साय, पर क्योंकि उसने सप्रेस कर दिया, so this inhibition causes the microspasms in the pharyngeal muscles and laryngeal muscles। तो उसमें स्पाज्म आ जाएगा, तो उसको यहां पर टाइट फील होएगा, राइट। मगर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो कैंट में ना जब आप पढ़ोगे, कैंट किसने पढ़ा है जो कह रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, फर्स्ट पेज पढ़ा है सर मैंने। सर उस उसमें कुछ स्टमक के बारे में लिखा है कि स्टमक भी हिस्टेरिकल है। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा वहां तक तो नहीं लिखा था अभी। नहीं लिखा, उसमें आप पढ़ोगे ना, लिखा हुआ स्टमक भी हिस्टेरिकल। वहां पर उन्होंने रेफरेंस दी हुई है बिटर फूड की, कैंट ने, बिटर फूड। अब क्या रिलेशन क्या है इन चीजों का। तो नॉर्मली क्या है, जब ये स्पाज्म क्रिएट हो जाता है, जब हम कुछ भी चीज स्वेलो करते हैं, जब भी कुछ भी चीज, फॉर एग्जांपल अब यहां से कोई चीज आगे नहीं जा रही है, मगर आप कुछ भी स्वेलो करोगे, तो इसको स्टडी करके देखो कि स्वेलिंग क्या करती है। स्वेलिंग थोड़ी मोमेंटरली रीसेट कर देती है वेगल टोन को। क्या करती है, वेगल टोन को रीसेट करती है टू द नॉर्मल, थोड़ी देर के लिए। इसीलिए उसको मोमेंटरली वहां पर स्पैज्म से रिलीफ फील होएगा थोड़ी देर के लिए, मगर वो दोबारा से आ जाएगा। तो इसीलिए रिलीफ तभी आएगा जब वो स्वेलो करेगा। एंड दिस इज द रीजन जो उसमें जो है, यहां पर भी देखो दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। मेन उसका लिम्बिक सिस्टम है जो एक्टिव है, तो जैसे ही वो कुछ स्वेलो करेगा तो थोड़ी देर के लिए जो वेगल टोन है वो, तो आप ये कह लो थोड़ी देर के लिए रीसेट हो जाएगी जैसे होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। तो वो पेशेंट बेटर फील करेगा उतनी देर के लिए। सो ये उसका कारण है पीछे, जब वो लिखते हैं कि कुछ भी अगर थ्रोट को टाइटनेस लग रही है, उसको कंस्ट्रिक्शन लग रही है, और उस कंस्ट्रिक्शन को आराम खाने से मिल रहा है,
ऐसे ही जब कैंट में लिखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बिटर फूड से, और वहां कैंट लिखते हैं कि उसकी स्टमक भी हिस्टेरिकल है। तो कैंट ने तो ये लाइन लिख दी, पर हमें पता होना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं, होता क्या है, बिटर फूड करता क्या है। किसी को कोई आइडिया है बिटर फूड क्या करता है? आयुर्वेदा में भी बिटर फूड दिया जाता है, पता है? आयुर्वेदा, यूनानी, इसमें बिटर फूड की बहुत रेलेवेंस है। आप भी अगर खाते हो, सपोज कहीं जाते हो, सबसे पहले वो क्या सर्व करते हैं, सैलेड देते हैं आपको, अनियन। क्या करता है अनियन? सर बैक्टीरिया को किल करता है, टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं और और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। और सर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज का मतलब वो क्यों होते होंगे रिलीज, डाइजेस्टिव एंजाइम किस सिस्टम के थ्रू होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? लीवर सर। अरे नहीं, कौन सा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है कि जिसके कारण वो स्टार्ट होते हैं? जितने भी बिटर फूड्स हैं, जब हम खाते हैं, कुछ भी बिटर लेते हैं, बेसिकली वो पैरासिम्पथेटिक को स्टिमुलेट करता है, बेगल टोन को रिसेट करता है। तो इसीलिए हंगर की फीलिंग भी आएगी, मोटेलिटी भी बढ़ जाएगी, और एसिड रिलीज भी हो जाएगा, और हमें ऑल गॉन खालीपन लगना शुरू हो जाएगा, हम फूड के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट? तो जब वो लिखते हैं, बेसिकली कैंट लिख रहे हैं कि जो हमारी स्टमक है वो भी हिस्टेरिकल है, कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद वो सारा रेफरेंस बिटर फूड का देते हैं। तो वहां भी फाइट किसकी है कि एक ही टाइम पर दो चीजें चल रही हैं। सिंपथेटिक उसको बिल्कुल टाइट पकड़ के रखना चाहता है, पैरासिम्पथेटिक उसको रिलीज करना चाह रहा है, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। और यहीं पर सारी फाइट है, यहीं पर सारी लड़ाई है, यहीं पर उसके कंट्रोल का इशू है कि हमें लगता है कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि जो उसका सिंपथेटिक है वो इसको ट्रिगर करके लिम्बिक सिस्टम को, उसको कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, स्पैज्म क्रिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो कुछ खाएगा, खाते ही पैरासिम्पथेटिक ट्रिगर होता है, तो वो जो वेगल टोन है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, अपने नॉर्मल टोन पर आ जाएगी। जो कंट्रोल किया हुआ था सिंपैथेटिक ने वो रिलीज होएगा, उसको बेटर फील होएगा थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही फूड नीचे जाएगा वो टोन दोबारा से रिगेन कर लेगा। तो पेशेंट नॉर्मली आपको क्या बोलेगा कि जो मुझे यहाँ पर टाइटनेस लगती है, अगर मैं कुछ खा लेता हूं तो मुझे उससे आराम मिलता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। बड़ा मरिया होया यस सर क्या नहीं समझ आ रहा, दसो ਆਪਾਂ ਫੇਰ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ भी टाइम लग गया ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। थोड़ा थोड़ा समझ लगा सर। तोरा तोरा कोई बात नहीं, हाँ तोरा तोरा सर। लगे चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर समझ आएगा तो हमें बाकी के सारे ही समझ आ जाएंगे, सारे के सारे, सारी कॉन्ट्रोडिक्शन के पीछे ये रीजन नजर आ जाएंगे हमें। और अगर ये समझ आ गया तो पेशेंट में अगर कोई भी दोनों चीजें एट द सेम टाइम आपको दिखेंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। हर जगह यही है, चाहे आप कोई रूब्रिक उठा के देख लो, हिस्टीरिया के रूब्रिक्स देखे हैं आपने? चाहे रूब्रिक्स उठा के देख लो, आपको सेम मिल जाएगा। एक रूब्रिक सर्च करो, हिस्टीरिया माइल्ड जेंटल, माइंड माइल्ड जेंटल, जेंटल यील्डिंग, ऑल्दो whimsical and introverted। पोलैरिटीज हैं, दो पोलैरिटीज हैं सारी की सारी, ये आपको जगह जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी। यस सर। आगे चलें, इसको थोड़ा ही करेंगे हम, चिंता मत करो। यहां क्लियर है? तो अब लेके चलो कि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर इग्निशिया का कॉन्ट्रडिक्शन वैसे ही अगर आप देखोगे, वो कहां से जन्म लेता है, वो जन्म लेता है अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ से, अनरिक्वेटेड लव और अनरिक्वेटेड डिसअपॉइंटमेंट इन लव। अनरिक्वेटेड का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? अनफुलफिल्ड। हाँ जी,
अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड, और जो कभी होगा भी नहीं, राइट? वो सिंपल यहां तक नहीं है, वो ओसा है जो होगा भी नहीं। सो इग्निशिया कॉन्ट्रडिक्शन, जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसका जन्म ही यहां होता है, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ विच इज हेल्ड अंडर कंट्रोल। जो ग्रीफ है वो कंट्रोल के अंदर है, वो रोना चाहती है, वो पर अपने आप को वो अलाउ नहीं कर रही है रोना, क्योंकि उसे मालूम है कि वो रुकेगी नहीं। यहां पर है, राइट? जब हम पढ़ते हैं कॉन्सोलेशन एग्रावेशन का मतलब क्या है, कि उसको मालूम है कि अगर वो रो पड़ा उस सिचुएशन में तो उसके बाद वो कंट्रोल नहीं होने वाला, और वो ये कंट्रोल किसी के सामने लूज नहीं करना चाहती, राइट? क्योंकि वो उस चीज को लेके बहुत सेंसिटिव है, फिर कल को वो उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी, मैंने कैसे रिएक्ट कर दिया सबके सामने। तो ये फाइट उसके अंदर चल रही है, दोनों चीजें, वो रिलीज भी करना चाहती है, वो रोना भी चाहती है, पर वो कंट्रोल को भी उस उधर रखना चाहती है। नेचुरली अगर ये होएगा तो क्या होएगा, सारे मसल टाइट हो जाएंगे, ओवरऑल बॉडी के मसल टाइट हो जाएंगे। जो ब्रेथ में क्या हो जाएगा, ब्रेथ में क्या हो जाएगा, साइंग आनी शुरू हो जाएगी, राइट? सो इमोशंस आर वांट टू फ्लो, बट एट द सेम टाइम वो उसको कंट्रोल कर रही है, और यहां सारी प्रॉब्लम। तो ऐसे करो कि एक रेबिलियस फीलिंग है जो अंदर है, राइट? सो यही जो उसकी बॉडी का रेबिलियस स्टेट है, वो अपीयर होती है स्पैज्म में, वही अपीयर होती है सॉबिंग में, वही अपीयर होती है साइंग में, और वही अपीयर होती है सडन लाफ्टर में। और इसीलिए केंट कहता है कि दिस इज ड्रामा विद इन हिमसेल्फ। केंट लिखते हैं द ड्रामा इज विद इन हिमसेल्फ, उसके अंदर ही है। और इसीलिए वो लिखते हैं इट इज नॉट ए रियल हिस्टेरिकल। कोई पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ केंट का? केंट 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 जे के केंट्स लेक्चर। देखो क्या लिखे, कहते हैं इग्निशिया इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड एंड स्पेशली सूटेड टू द सेंसिटिव डेलिकेट वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? देन फिर वो क्या लिख रहा है साथ में, टू हिस्टेरिकल वुमेन। हिस्टेरिकल वुमेन कह रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा ये वर्ड हिस्टीरिया आया कहां से, राइट? साथ में कहता है यू विल नॉट क्योर द नेचुरल हिस्टीरिया विद इग्निशिया। नेचुरल हिस्टीरिया को आप इग्निशिया से क्योर नहीं कर सकते। उसको क्यों कह रहा है, क्यों नहीं कर सकते? बट यू विल क्योर दोज जेंटल, किसको कर रहे हो, दोज जेंटल सेंसिटिव, जो बहुत सेंसिटिव है। अब इसको ऐसे लेके चलो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिटार है, गिटार की तार अगर बिल्कुल टाइट कर दो, अगर गिटार की तार या सितार की तार को बिल्कुल आप टाइट कर दो, तो स्लाइटेस्ट टच भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, स्लाइटेस्ट टच। तो वो सेंसिटिविटी है इसकी, इग्निशिया की, टाइट है सारी चीजें। इसकी जो इंटरनल नर्वस सिस्टम है, जो इसके थॉट प्रोसेसेस हैं, सारे के सारे बिल्कुल ऐसे जैसे गिटार की जो वो उस चीज को टाइट कर दिया हो, वो इतने सेंसिटिव है। तो जब ये कहते हैं केंट कि क्योर दोज जेंटल, राइट, सेंसिटिव, ये सेंसिटिविटी है उसकी, फाइन फाइबर्ड, राइट, रिफाइंड, बहुत ज्यादा रिफाइंड, हाईली एजुकेटेड एंड ओवररॉट वुमेन। ओवररॉट का क्या मतलब है? सर ओवरवर्क, जिसने बहुत सारा काम किया, ओवर स्ट्रेन्ड वुमेन को। नहीं नहीं, देखो, ओवररॉट वुमेन इन देयर नर्वस कंप्लेंट्स। यहां पर किसने थका दिया इसको? इसको काम ने नहीं थकाया। काम थकाता है मैग्नीशियम को, काम थकाएगा बेलिस को, काम थकाएगा कलकेरिया को, काम थकाएगा अर्निका को। इसको उसने नहीं थकाया, इसको वर्क ने नहीं थकाया। इसको थकाया इसके अंदर के पैराडॉक्सिकल ग्रीफ को, जो इसके अंदर इतनी टाइट फाइट चल रही है इसके अंदर, उसने इसको थकाया। तो उसका जो डिसअपॉइंटेड लव है, जो अनरिक्वेटेड लव है, जो ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है, जहां गिल्ट है, जहां उसको बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे कैसे रह, उस चीज ने उसको थका दिया, उस चीज ने उसको ड्रेन कर दिया। तो इसकी जहां पर जो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इन ए नर्वस कंप्लेंट विद इग्निशिया, when they take on complaints that are similar to such symptom as come in hysteria। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि ऐसी कंडीशन में उन पेशेंट में आप इग्निशिया दोगे जिनमें सिम्टम आएंगे, वो वाले कौन से सिम्टम, जो सिम्टम जैसे सिम्टम हिस्टीरिया में आते हैं, जैसे ऑल्टरनेशन, वीपिंग, और दूसरा साथ में ट्रेम्बलिंग,
स्पैजम्स ऑफ द मसल्स, ग्लोबस हिस्टेरिकस, स्पैजम आ जाने, फेंटिंग स्पेल आ जाना, राइट, और रिएक्ट करना ओवर सिचुएशन में। तो देखने में आपको क्या लगेगा कि हिस्टेरिकल है इस सिचुएशन में, मगर वो हिस्टेरिकल है नहीं है, रियल हिस्टीरिया नहीं है। इसीलिए कैंट ने पहली लाइन में ये लिखा है कि दिस इज नॉट ट्रू हिस्टेरिकल, ये ट्रू हिस्टेरिकल में आप इसको नहीं दे सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो इसने लिखा है यू विल नॉट क्योर द नेचुरल हिस्टीरिया विद इग्निशिया, इग्निशिया उसको कवर नहीं करेगी। क्लियर है? सर ट्रू हिस्टीरिया क्या होता है फिर? मैं बताता हूं आगे जाके। उससे नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है, द हिस्टेरिकल डायथेसिस इज वन दैट इज वेरी सिंगुलर एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। इसका क्या मतलब है हिस्टेरिकल डायथेसिस? इसका क्या मतलब होता है? दो वर्ड्स आते हैं ना, डायथेसिस एंड टेम्परामेंट। बच्चों पता ही डायथिस होगा ये का तो। मतलब जो हमें अब तक समझाया है वो तो ये था कि कोई भी चीज जहाँ पे सर्टेन एंडिंग जहाँ पे होती है वो उसकी डायथिसिस होती है। मतलब कोई भी चीज जिस भी ऑर्गन सिस्टम पे या फिर किसी भी जगह पे वर्क करती है, जैसे कोई चीज की रूमेटिक होती है डायथिसिस होती है, ट्यूबरकुलर होती है, ऐसा ऐसा। और सर डायथिसिस इज प्रोन टू, मतलब किसी तरह चीज के लिए प्रोन होना, जैसे उसको चीज कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसमें वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। और टेम्परामेंट जो हमेशा उसके साथ रहता है। और कोई क्लियर करेगा? एक डायथेसिस, एक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में फिर इसमें क्या फर्क है? डिस्पोजिशन में क्या फर्क है फिर? डॉक्टर साहब ऐड करोगे? So diathesis is disease, tendency towards a particular disease or a group of diseases रहती है। जैसे अगर rheumatic है तो it can be linked with any kind of rheumatic conditions, gout, RA, जो भी condition है। डिस्पोजिशन ऑर्गेनिज्म में लिखा हुआ है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो लिखा हुआ है अफोरिज्म में वो लिखा हुआ है माइंड एंड डिस्पोजिशन, दैट्स रिलेटेड मोर विद द इमोशनल एंड मेंटल स्टेट एज फार एज आई नो। देखो इसको समझने के लिए ना आप कभी मर्फी की रिपर्टरी में रूब्रिक लगाओ माइल्डनेस, तो आपके पास दो रूब्रिक्स आएंगे वहां पर। एक रूब्रिक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनली माइल्ड टेम्परामेंट, उसमें मेडिसिन बहुत थोड़ी होंगी, 15-20 दवाइयां सिर्फ। और साथ में एक रूब्रिक लिखा होगा माइल्ड डिस्पोजिशन, उसमें हो सकता है 50 से ऊपर दवाइयां हो। तो रूब्रिक क्या समझाना चाहता है हमें? हम रूब्रिक से भी समझ सकते हैं, रूब्रिक में कितनी मेडिसिन है वो हमें बताएगा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि ये कितना कॉमन है रूब्रिक। फॉर एग्जाम्पल एंगर है, राइट, या फॉर एग्जाम्पल एंगर हो गया, इरिटेबिलिटी होगी, बहुत सारी दवाइयां पड़ी होंगी इसमें क्योंकि ये कॉमन इमोशन। पर एंगर विद क्विक रिपेंटेंस कम हो जाएंगे। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि माइल्ड टेम्परामेंट में कम क्यों है और डिस्पोजिशन में ज्यादा क्यों। तो टेम्परामेंट को ऐसे समझो कि जैसे इनेट कॉन्स्टिट्यूशन, योर बायोलॉजिकल एंड इमोशनल क्लाइमेट, राइट, मतलब आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है चीजों को देखने का और रिएक्ट करने का। तो अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जो थ्रू एंड थ्रू हर सिचुएशन में माइल्ड रह रहा है, देन आप रूब्रिक पिक करते हो कॉन्स्टिट्यूशनली माइल्ड टेम्परामेंट, आप डिस्पोजिशन नहीं लेते हो क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी सी मेडिसिन है। मगर कोई गुस्से वाला बंदा फॉर एग्जाम्पल कोई किसी सिचुएशन में वो माइल्ड हो सकता है, कि आपके पास आया है वो उसकी डिस्पोजिशन है, आप इसको ले कि इट इज ए प्रेजेंट मूड और प्रेजेंट स्टेट।
दैट कलर्स द बिहेवियर ऑफ द पर्सन राइट नाउ, इस मोमेंट में। सो उसका वो हो सकता है उसका नेट करेक्टर ना हो, तो इसीलिए उसमें सिर्फ 15-20 दवाई हैं और उसमें 50-60 से ऊपर दवाई हैं, क्योंकि माइल्डनेस कभी भी किसी बंदे में भी आ सकती है, मगर जो माइल्ड टेम्परामेंट वाले बंदे होंगे वो कम होंगे, इसीलिए वो मटीरिया मेडिका के हिसाब से उन्होंने कम मेडिसिन रखी हुई हैं। तो आप ऐसे लेके चलो कि जो टेम्परामेंट है वो क्या है, इनेट कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका इंटरनल क्लाइमेट है। आप ऐसे लेके चलो कि वो इंटरनल क्लाइमेट है आपका, कौन सा, बायोलॉजिकल भी और इमोशनल भी। ऑन द कॉन्ट्ररी डिस्पोजिशन क्या है, वो एक प्रेजेंट मूड है, वो स्टेट ऑफ पेशेंट की स्टेट है, उसका कलर है इन द बिहेवियर राइट नाउ। ये मेजर फर्क है इन दोनों में। इसीलिए जो टेम्परामेंट होएगा वो डीप हो जाएगा और रिलेटिवली परमानेंट हो जाएगा, राइट, वो परमानेंट होएगा, वो आपका पार्ट है, आपका होना है। मगर डिस्पोजिशन क्या है, वो सरफेस के ऊपर है, वो चेंज होएगी, वो बिल्कुल मूड की तरह चेंज होएगी, वो मोमेंटरली होएगी। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हो सोर्स कहां से आता है, वो इनबॉर्न है जो टेम्परामेंट है। तो ऐसे कितने सारे रूब्रिक्स हैं जिसमें टेम्परामेंट और डिस्पोजिशन अलग अलग दी हुई हैं, रूब्रिक सेम है। उसका कारण ये, राइट, क्योंकि वो जो उसका सोर्स कहां से होएगा, सोर्स इनबॉर्न है। कौन उनको कर रहा है, उनका नर्वस सिस्टम, उनका हार्मोनल मेकअप, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, ये सब कुछ टेम्परामेंट लेके आ रही है। मगर डिस्पोजिशन रिएक्टिव होती है, शेप्ड बाय द करंट इमोशन सिचुएशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बंदा हैप्पी हो सकता है पर किसी सिचुएशन में सैड डिस्पोजिशन में चला गया, किसी सिचुएशन, वो डिस्पोजिशन, वो अपनी पोजीशन से हट गया है, डिस्पोजिशन। उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन उसका टेम्परामेंट जो उसका बेसिक है। तो ऐसे लेके चलो कि टेम्परामेंट मिट्टी की तरह है, वो सेम रहेगी, राइट, और डिस्पोजिशन वेदर की तरह है जो चेंज होएगा, राइट। और उसका वेदर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेदर आए, सॉइल सेम रहने वाली है। सो किसी भी सिचुएशन में पेशेंट का टेम्परामेंट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका इनेट है, बेसिक है। हम कई बार कह देते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि कहते हैं कि आदता जानदियां नहीं, चाहे जो मर्जी करो। ये वो वाली बात है, ये वो टेम्परामेंट का पार्ट है, वो उसकी बीइंग का पार्ट है, वो उसकी सॉइल है, राइट। और वो वेदर की तरह है जो चेंज होएगा, आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। जैसे आप ऐसे ले सकते हो कि कोई पर्सन है जो नर्वस टेम्परामेंट का है, राइट, सेंसिटिव है, फाइन परसेप्शन है, इजीली इफेक्टेड हो जाता है लाइट से, नॉइज से, इमोशन से इजीली हो जाता है। मगर आज उसको कोई पर्सनल लॉस हो गया उसका कोई, तो आप जब लॉस हो गया तो आज वो बहुत उदास है, वो बिल्कुल चुप है, वो बात नहीं कर रहा है, राइट। इस समय भी टेम्परामेंट उसकी सेंसिटिव ही है, पर डिस्पोजिशन चेंज हो गई है, डिस्पोजिशन उसकी क्या हो गई है, सैड डिस्पोजिशन। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी सर। सर डायथीसिस भी बता दीजिए। डायथीसिस तो बताया वही वाला, टेंडेंसी। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पढ़ते हैं, जो कौन सा डायथीसिस बोला था, मेरे दिमाग से स्किप कर गया, रूमेटिक डायथीसिस, राइट। मतलब उसकी बॉडी की टेंडेंसी है उस तरफ डायथीसिस में। क्लियर है? क्लियर है? टेम्परामेंट और डायथीसिस में सर डिफरेंस थोड़ा सा समझ नहीं आता। टेम्परामेंट है हु यू आर, जो आप हो। तो फिर डिस्पोजिशन है सर हाउ यू फील राइट नाउ। डिस्पोजिशन नहीं रही डायथीसिस। नहीं नहीं, डायथीसिस अलग हो गया ना, डायथीसिस तो अलग हो गया बिल्कुल। इन दोनों में अगर डिफरेंट करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया उसका रूब्रिक का, आप रूब्रिक जाके देखो। कॉन्स्टिट्यूशनली माइल्ड टेम्परामेंट, टेम्परामेंट हु यू आर माइल्ड बेसिकली, राइट। डिस्पोजिशन क्या है, इस समय आप क्या फील कर रहे हो, इस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हो, वो बदल सकता है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो इस समय बहुत माइल्ड हुआ है अपनी एक्यूट सिचुएशन में, तो आप उसका टेम्परामेंट रूब्रिक नहीं ले सकते, वो उसकी बीइंग का पार्ट नहीं है, वो उसका होना नहीं है। दिस इज नॉट वट यू आर, ऐसा नहीं है। दिस इज वट यू आर एट दिस मोमेंट, इस समय। जैसे ही ये सिचुएशन जाएगी वो दोबारा से पीछे चले जाओगे आप। आपका इस समय किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लॉस हो गया। तो ये क्या है, सैड डिस्पोजिशन,
मगर अब जैसे ही ये सिचुएशन जाएगी, अब दोबारा से बैक चले जाओगे अपने नर्वस टेम्परामेंट में। एग्नीशिया की केस में एग्जांपल दे रहा हूं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन उसका टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन। देखो क्लियर है? सर डायथीसिस कन्फर्म नहीं हो रहा, मतलब डिस्पोजिशन समझ में आया, डायथीसिस नहीं समझ में आया सर। डायथीसिस क्या है फिर? देखो आप अपनी बताओ, आपके हिसाब से डायथीसिस क्या है? सर समझ ही तो नहीं आया। डॉक्टर साहब तुम दसोगे? डायथिसिस अगेन वही चीज है, टेम्परामेंट एंड डायथिसिस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट हम्म थिंग्स। जैसे सर ने बताया हम्म टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन कंपैरिजन है आपस में। डिस्पोजिशन तो सॉरी डायथिसिस तो इज रिलेटेड टू डिजीज टेंडेंसी, लाइक जैसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं वात पित्त कफ, some people they are predisposed to conditions of पित्त दोष है या वात दोष है, तो वो चीज है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट देन डिस्पोजिशन। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, ऑर्गेनल में जैसे सर ने बोला हमें करवाया ऑर्गेनल में खास लिखा हुआ कि ड्यूरिंग केस टेकिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चेंज इन माइंड एंड डिस्पोजिशन, जो आपने बोला एक्चुअल पर्सन की नेचर कुछ और है बट दैट चेंज दैट इज ऑन सरफेस दैट इज इम्पोर्टेंट। बस। और कोई ऐड करेगा? सर डायथिसिस वही होता है कि प्रोन टू, जैसे गाउटी डायथिसिस, रिमेटिक बिल्कुल। डायथिसिस हाँ की अभी नहीं है, लेकिन उसको इस चीज की टेंडेंसी है, वो कभी भी फॉल कर सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम पढ़ते हैं ट्यूबरकुलर डायथिसिस, तो अब ये कह सकते हैं डायथिसिस क्या है? योर क्रॉनिक टेंडेंसी टुवर्ड सर्टेन डिजीज और रिएक्शंस। मतलब वैसे जैसे जैसे रूमेटिक पेशेंट या गाउटी होते हैं, वो साल में काफी टाइम ठीक रहते हैं, लेकिन कभी बीच में 2 महीने में उनकी वो डायथिसिस वापस आ जाती है, वो प्रोन जो है उस डिजीज के लिए। एंड वही टेम्परामेंट तो अपना होता है, जो उसके साथ जो जैसा होता है उसका, जैसे कहते हैं ये बड़ा इसका मतलब टेम्परामेंट बड़ा हाई है, ये इसका टेम्परामेंट मतलब गुस्से वाला है, ये कूल रहता है, ये मजाकिया है, ये अपना बेसिक नेचर होता है। और डिस्पोजिशन इज लाइक वही जो टेम्पररी होता है, जैसे एक रूब्रिक है जैसे नेट्राम्यूर में होता है, उसमें भी दिया हुआ है कि वैसे नेट्राम्यूर जो होता है उसको डांसिंग टेंडेंसी नहीं होती, मतलब डांस नहीं कर सकते, लेकिन एक रूब्रिक दिया हुआ है डांसिंग डिस्पोजिशन चीयरफुल वैन, जब वैसे नेट्राम्यूर ज्यादा सैडनेस या उदासी में ही रहता है, लेकिन जब वो खुश होता है तो वो डांस करता है, डांस करने का मन करता है, तो दैट इज डिस्पोजिशन। वो टेम्पररी होएगा कुछ देर के लिए, फिर वो हमेशा नहीं होएगा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका मूड है, मूड है, राइट। सो डायथिसिस को अगर ब्रेक भी करोगे, ये 2 वर्ड्स में बड़ा होता है, डाया एंड थियसे, थियानिया करके ऐसे करके है, गूगल करके देखो जरा। तो डाया को लिखा है थ्रू और दूसरे को लिखा है सेट और अरेंज, द वे समथिंग इज सेट अप इनसाइड, आपके अंदर। सो डीप सीटेड इनहेरिटेड और एक्वायर्ड टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट इन ए सर्टेन वे टू स्ट्रेस, डिजीज और इमोशन, राइट। तो इट इज मोर अबाउट ससेप्टेबिलिटी टू समथिंग। तो ये तीनों में फर्क है, राइट। तो इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम गाउटी टेम्परामेंट नहीं कहते, गाउटी डायथिसिस कहते हैं, कि उसकी जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी है, उसकी ससेप्टेबिलिटी है टू द गाउटी कंडीशन। क्लियर है? सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं डायथिसिस को, जैसे किसी को ठंड लगी तो किसी का तो खाली पेट खराब हो गया या सिर में दर्द हो गया, और किसी को मतलब दर्दें शुरू हो गई, तो ये बिल्कुल डायथिसिस है, इसका गैस्ट्रिक उसी के कारण होगा, उसी के कारण हम कहते हैं, राइट। तो ये मेन चीज है जो फर्स्ट चीज देखने वाली है इग्निशिया की, कि ये समझना कि ये ओरिजिनल हिस्टेरिकल के लिए रेमेडी नहीं है। तो वहां पर ये फिर क्वेश्चन आ जाता है जो मैम ने पूछा है कि ओरिजिनल हिस्टेरिकल क्या होते हैं, कौन से बंदे हैं जिसको हम लेंगे कि ये ओरिजिनल हिस्टेरिकल, राइट। अब कौन से होते हैं ओरिजिनल हिस्टेरिकल, क्या क्या क्वालिटीज हैं जो हिस्टीरिया में होती हैं? तो कुछ बहुत बहुत बेसिक और इनेट क्वालिटीज हैं, जैसे एग्जेजरेशन करना इमोशन को,
ये हिस्टीरिया का पार्ट है। हिस्टीरिया कभी भी अकेले नहीं होगा। इग्निशिया अकेले भी ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम में आ सकती है। हिस्टीरिया के लिए क्या चाहिए? हिस्टीरिया के लिए अटेंशन चाहिए। हिस्टेरिकल कंडीशन तब क्रिएट होती है जब कोई उन्हें देख रहा है, राइट? सो देयर इज अ नीड फॉर अटेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, जो हिस्टेरिकल पर्सन होंगे उनमें बहुत स्ट्रांग इंप्रेशनेबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रांग, और देयर इज अ वेरी स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इमोशंस एंड मोरालिटी। कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें। इग्निशिया में वो ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है, जब वो हिस्टेरिकल सिम्टम देती है उसकी बॉडी, वो उसको मॉरली डाउन करती है कि मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, वो उल्टा उसमें गिल्ट लेके आएगी। तो हिस्टीरिया को आप कह सकते हो कि उसकी बॉडी जो है, जो इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो उसकी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो रियल होएगा उसका एक्सप्रेशन कैसे होएगा? वो बहुत ओपन होएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इग्निशिया में है दैट इज कंट्रोल्ड, इसलिए वो रियल हिस्टेरिकल नहीं है, राइट? उसका रिएक्शन टू द ग्रीफ कैसे रहेगा? क्राई करना, फेन करना, जेस्चर शो करना। मगर इग्निशिया में क्या है? टू होल्ड ऑन, टू कंट्रोल, कि किसी को दिखना नहीं चाहिए। क्राई कैन नॉट, किसी के सामने नहीं। इसीलिए दिस इज नॉट ए ट्रू हिस्टेरिकल, राइट? मोटिव क्या रहता है? टू नीड इमोशनल कनेक्शन और रिकॉग्निशन, टू गेट अटेंशन। मगर यहां पर इग्निशिया में क्या है? देयर इज ए नीड फॉर ए इंटरनल कंट्रोल, इसीलिए ये रियल नहीं है हिस्टेरिकल, राइट? और कोर फीलिंग क्या है हिस्टीरिया की? मुझे देखो, आप मुझे देख नहीं रही हो, मुझे अंडरस्टैंड करो, मेरी फीलिंग को अंडरस्टैंड करो, मैं बीमार हूं, मुझे ध्यान चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी इग्निशिया को क्या चाहिए? शी डोंट वांट कि आप उसे देखो, वो खुद हैंडल करना चाहती है उस सिचुएशन को, राइट? सो जो हिस्टेरिकल क्या होएगा? वो ड्रामेटाइज करेगा इमोशन को। दोनों सेंसिटिव हैं। अब ये लेके चलो कि हिस्टेरिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी सेंसिटिव है, इग्निशिया भी सेंसिटिव है, मगर हिस्टीरिया का एक्सप्रेशन बाहर को होएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड को, पर इग्निशिया का इंटरनलाइज्ड है सारा उसका इफेक्ट। उसकी सेंसिटिविटी जो इफेक्ट कर रही है उसको इंटरनलाइज्ड कर रही है, जिसके कारण उसके अंदर फाइट चल रही है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, दोनों एट द सेम टाइम, और वो ट्रिगर कर रही है हिस्टीरिया टाइप सिम्टम्स जितने भी हैं। समझ आया? यस सर, अच्छे से समझा है। तो अब इसको वर्ड को भी यूज करना बंद कर दिया हुआ हिस्टीरिया को, क्योंकि हिस्टीरिया वर्ड कहां से आया था? वो आया था यूट्रस से, राइट? इट इज रिलेटेड टू द फीमेल, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हिस्टीरिया किसी में भी आ सकता है, मेल पे भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको अब कहते हैं लिम्बिक वेगल एक्सिस बेसिकली, राइट? कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट वाला है, वो कुछ क्रिएट करता है, और वेगल टोन उसको ब्रेक लगाने की कोशिश करती है। इसीलिए फेशियल मसल, वॉइस टोन, हार्ट रेट, डाइजेशन, ये सब कुछ ऑल्टर हो जाती है और पेशेंट फॉल इनटू द हिस्टेरिकल रिएक्शन। तो हम इग्निशिया यहां फॉल नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रांग डिफरेंस होएगा। कई बार हम सिर्फ हिस्टेरिकल देख के इग्निशिया दे देते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रू हिस्टेरिकल नहीं है। इसके सिर्फ सिम्टम ऐसे हैं हिस्टेरिकल जैसे, क्योंकि ये भी फेंट होती है, इसको भी ऐसे गले में टाइट फील होएगा, इसका भी सांस मुश्किल हो जाएगी, मगर उसका कारण वो ड्रामा नहीं कर रही है, वो ड्रामा क्वीन नहीं है। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। हिस्टीरिया इज मोर ऑफ ए ड्रामा। कोई होना चाहिए हिस्टीरिया देखने के लिए। जैसे ही कोई अगर रूम में से सभी चले गए, हिस्टीरिया खत्म हो जाएगा, कि अब कोई नहीं है जिससे टेंशन मिलेगी। टेंशन के लिए हिस्टीरिया। मगर इग्निशिया की क्या प्रॉब्लम है? इग्निशिया इतनी सेंसिटिव है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके कारण ये सारे सिम्टम आ रहे हैं उसको, राइट? तो वो ड्रामा नहीं कर रही है, वो सच में इतनी सेंसिटिव है। वो सच में उस फीलिंग को, उस बात को, जो आपने सपोज आपने रूडनेस से बात कर ली उससे, उसके अंदर तक चली जाएगी, वो उसके सिस्टम के डीप विद इन चली जाएगी, वो इतना ज्यादा इफेक्ट करेगी, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो आपको क्या लगेगा कि यह ड्रामा कर रही है, पर वो ड्रामा नहीं कर रही। इग्निशिया में ये फर्क देखना बहुत जरूरी है। तो जो केंट ने पहले ही पैराग्राफ में एक्सप्रेस किया है, दिस इज द रीजन। क्लियर है? सर जैसे पेशेंट की कंडीशन है, मतलब वो बीमार है, हिस्टीरिया की काइंड ऑफ कंडीशन है,
उसको चाहिए भी उसके पास हो, उसको चाहिए भी लोग उसे ना देखे, उस हाँ कंडीशन में बिल्कुल। हम इग्निशिया को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, देखो उसको चाहिए रिलीज, देखना उसे पसंद नहीं है इग्निशिया को। शी डोंट वांट टू बी सीन। उसे चाहिए कि जो उसके अंदर की, फॉर एग्जांपल भरा पड़ा है, जो उसके अंदर बहुत ज्यादा अंदर भरा पड़ा है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है, बट एट द जी सेम टाइम उसका जो इंटेलेक्ट है उसको रोक रहा है वहां पर कि नहीं एक्सप्रेस करना। इसी को कैंसर माइजम बोला है। जब भी अभी स्टूडेंट ने बोला था कि इग्निशिया को कैंसर माइजम में लिखा हुआ है और नेट्रोम्यूर को मलेरियल में लिखा हुआ है, इसीलिए शंकरन सर ने इसको कैंसर में लिखा हुआ। क्योंकि क्यों लिखा हुआ है कि कैंसर माइजम का मेन सिम्टम क्या है? टू कीप इन कंट्रोल। और कैसी सिचुएशन में कंट्रोल? कायोटिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें सब बिखरने वाला है, कुछ भी हो जाएगा यहां पर, वैसी सिचुएशन में भी कंट्रोल रखना। जब ये आएगा तो कैंसर माइजम है। इसीलिए इग्निशिया को उन्होंने कैंसर माइजम में रखा है, क्योंकि ये इग्निशिया की डीप फीलिंग है। सो इग्निशिया में ये चीज सेंसिटिविटी के कारण, वो इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि वो डीप इनसाइड बात को फील कर रही है उसको। मगर क्योंकि उसके दोनों सिस्टम इकट्ठे फायर हो रहे हैं, वो कहना भी चाहती है और उसका उसका दिमाग उसको कहने भी नहीं दे रहा है। एक तरफ पैरासिम्पथेटिक और एक तरफ सिंपथेटिक, ये जो प्रेशर है, ये दो सिम्टम इकट्ठे लेके आ रहा है। वो उसको रुला भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक रोने वाली बात पर हंसा रहा है उसको। आर यू गेटिंग इट? यस सर। चलो अब इसको एक बार आप दोबारा से ओवरव्यू करना, जो मैं इसको इसकी रिकॉर्डिंग डालता हूं उसको दोबारा से सुनना, इसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करना, देखना, अपना व्यू पॉइंट डेवलप करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। देन इसको दोबारा से रीड करो, कैंट को दोबारा से रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि क्या। फिर देन जो जो क्वेरीज आई तो हम अब अगली बार हम डिस्कस करते हैं। ओके